फ्रेशर्स कैसे तैयारी करें। दोस्तों, इस कैटेगरी में 12th पास स्टूडेंट्स और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उन दोनों कैटेगरी स्टूडेंट्स को हम लोग रखने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद में आपके जो डाउट्स होंगे कि फ्रेशर्स को किस तरह से तैयारी करना चाहिए, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और एक और चीज़ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो हो, क्लासेस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा आपको फ्री कॉन्टेंट मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो आइए ज़रा सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेशर्स को तैयारी किस तरह से अपनी शुरुआत करना चाहिए मेनली। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स ढेर सारे हैं, है ना। आप बैंकिंग फील्ड का देख लो, रेगुलेटरी फील्ड्स का देख लें, आप लोग रेलवे का देख लें, एसएससी का देख लें, ढेर सारे एग्जामिनेशन है उस जिसके अंदर अलग अलग तरह का ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है, राइट। तो आपको दिमाग में पहले तो क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं अगर जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ मैं, है ना। वो वाई क्लियर होना चाहिए मेनली। अब इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इसमें कई सारी चीज़ें इस तरह से होती है, जैसे मान लीजिए आपसे आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर लो, है ना, लाइफ अच्छी रहेगी। अगर मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो ज़्यादातर इस पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। वो यही बोलते हैं बच्चा सरकारी की प्रिपरेशन कर लो, लाइफ सुधर जाएगी, राइट। तो या तो आप लोग उनके बोलने पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो आस पड़ोस में कोई है, कोई अंकल हो सकते हैं या फिर कोई भैया वगैरह हो सकते हैं जिनकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है और उनकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है ना। एक तो वो मोटिव हो सकता है, राइट। एक चीज़ ये हो सकता है आपके दिमाग में कि इसमें पैसा अच्छा खासा मिलता है, इसमें पैसा बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है। मतलब वही लाइफस्टाइल की बात हो जाती है हमारे लिए कि इसमें सैलरी अच्छी मिलती है, पर्क्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, अलाउंसेस बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते हैं इसके अंदर। एक चीज़ वो चीज़ हो जाती है। और एक और चीज़ इसके अंदर आती है आपके पास में कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलते हैं कि सर मतलब कुछ टाइम तक आपको काम करना है, फिर बढ़िया आराम से पेंशन मिलती रहेगी, आपका काम चलता रहेगा, जीवन कट जाएगा अच्छे से। तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या होती है, एक्सटर्नल वाली होती है ना। तो अगर ऐसा कुछ है दोस्तों तो क्या होता है ना कि इस तरह से अगर हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि एक पिक पॉइंट पर जाकर हमारे हमसे एग्जाम अगर नहीं निकलता है तो फिर अपन हिम्मत हार जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन को। और ऐसा होता है, कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है, राइट। क्योंकि आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो, आपको ये नहीं पता कि मुझे प्रिपरेशन क्यों करनी है, मुझे इस एग्जाम को क्यों निकालना है, राइट। अगर एसएससी सीजीएल का निकालना है तो क्यों निकालना है। आपने किसी को देखा, किसी की मतलब किसी को आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखा, या फिर आपके कोई रिलेटिव में थे कि जो वर्दी वगैरह पहन के बढ़िया एक्साइज इंस्पेक्टर बने हुए हैं, या फिर इनकम टैक्स में किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो उस वजह से आप ज्वाइन कर रहे हो, या फिर अंदर से भी कुछ आवाज़ आ रही है आपकी। क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन इस तरह के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, उन सबके लिए रिक्वायर्ड होता है। और तभी आप लोग अपना 100% दे पाते हो। क्योंकि पुश जो है ना वो कोई किसी भी स्टूडेंट को एक लिमिटेड टाइम तक ही दिया जा सकता है, उसके बाद में उसको सेल्फ पुश की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। तो पहले आप लोग अपना वाई क्लियर कर लीजिए कि मुझे इस एग्जाम को क्यों प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं क्यों इस एग्जामिनेशन को निकालना चाह रहा हूँ। कोई भी एग्जामिनेशन आपका हो गया, ठीक है, बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप जो प्लानिंग कर रहे हो आप निकालने की, या फिर प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो, तो पहले तो ये आपका वाई क्लियर होना चाहिए। उसको बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा कि मैं इस एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कभी भी आपको लगेगा ना छोड़ने के लिए, है ना, जब आप सोचोगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं छोड़ देता हूँ, तो फिर ये जो वाई आपने लिखा होगा ना, ये आपको मोटिवेट करता रहेगा कि मैंने शुरुआत क्यों करी थी एक तरह से, है ना। तो पहले आपका वाई जरूर क्लियर कर लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन ये वाई जरूर क्लियर कर लीजिए एक बार। और दोस्तों, वाई क्लियर होने के बाद में अब मुझे क्या करना चाहिए, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर व्हाट शुड आई डू। अब मेरा वाई तो क्लियर हो गया, अब मैं करूँ क्या, मैं एक तो फ्रेशर हूँ एक तरह से, है ना, मुझे कुछ नहीं पता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग फॉलो करिएगा, है ना। कौन कौन से पॉइंट्स है, हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख रखे हैं। सबसे पहला होता है सिलेबस। सबसे पहला पार्ट क्या होता है दोस्तों आपके लिए, सिलेबस। सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो और उस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, उसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, है ना। और सिलेबस के साथ साथ ही आप उस एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू को भी अच्छे से फॉलो कर लो, क्योंकि आपको उससे आइडिया पड़ जाएगा कि इस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मुझे किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसका सिलेबस देखो अच्छे से, और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिलेबस में सारी चीजें डिफाइन होती है। उसके सब्जेक्ट्स कितने हैं, है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, कितने कितने फेज में एग्जामिनेशन होगा आपके पास, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सिलेबस से देख के समझ में आ जाएगी, या आपको अपनी कैपेबिलिटी भी समझ में आ जाएगी कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, मुझसे हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, राइट। तो सिलेबस
और उसके साथ साथ PYQ, ताकि आप आइडिया लगा पाओ कि किस, आपने सिलेबस देख लिया, अब आपको आइडिया लग जाएगा कि यार PYQ से कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे। ये होता है पहला स्टेप आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक होती है आपके पास क्या, टॉपर्स स्ट्रेटेजी। क्या होती है टॉपर्स स्ट्रेटेजी? सर ये क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस तो देख लिया, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इससे क्या होगा सर, टॉपर्स के वीडियोस हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखो इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर भर भर के, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे वहां पे लिखना टॉपर्स ने किस तरह से प्रिपेयर किया उस एग्जाम को, तो वो सारा बता देंगे कि उन्होंने इस सिलेबस को किस तरह से कंप्लीट किया, क्योंकि वो तो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ना। और एक मत देखो, क्योंकि हर एक की स्ट्रेटेजी देख देख के आप लोग सीख जाओगे वहां से, है ना। तो जितने भी टॉपर्स होते हैं, है ना, ट्राई करो सबसे पहले तो सिलेबस देख लिया आपने, उसके बाद में आप ये देखो कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखो कि उन्होंने किस तरह से इस एग्जाम के लिए फाइट किया, उन्होंने किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट किया, और उनकी जो कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे वो आपके बड़े काम आएंगे, है ना। उनकी स्ट्रेटेजी आपने बढ़िया तरीके से सुनी, क्योंकि हर एक के स्ट्रगल अलग अलग होते हैं। उनकी स्ट्रेटेजीज वीडियोस देख के आपको थोड़े थोड़े थॉट्स दिमाग में आएंगे, ढेर सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी कि मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कंप्लीट कर सकता हूँ, और उसके बाद में फिर आप लोग अपनी अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी बना सकते हो, राइट। तो शुरुआत में तो आपको ये काम करना है। उसके बाद में दोस्तों एक जो थर्ड पॉइंट हमें लगता है जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो होता है जो नोटिफिकेशंस होते हैं एग्जामिनेशंस के, है ना, जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसके उनको थोड़ा थोड़ा रीड करो। मतलब उनको तो रीड कर ही लो, कोई भी नोटिफिकेशन जो आप लोग जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उसका पुराना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लो कि पुराने उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी, है ना, क्या क्या मतलब एग्जाम पैटर्न क्या था, कैसा था, सिलेबस क्या था उसके अंदर, मतलब और भी क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती है। और साथ साथ ही पोस्ट डिटेल, ये बहुत ज़रूरी है। मान लो बैंकिंग की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो बैंक की जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लर्क की कर रहे हो, फिर पीओ की कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीओ क्या करता है बैंक में, क्लर्क क्या करता है बैंक में। अगर किसी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी ऑफिसर कैटेगरी जो भी आप लोग बनोगे वहां पे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है मेनली, ठीक है। तो जो पोस्ट डिटेल होती है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा, आपके अंदर फिर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, है ना। आप इन सब चीज़ों में मतलब क्यूरियस हो जाओगे कि यार इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप थोड़ा और जानना शुरू करोगे, राइट। उसके बाद में दोस्तों आता है कि ये सारी की सारी चीज़ हो गई, आपने सिलेबस को अच्छे से देख लिया, है ना, आपने PYQ क्वेश्चन पेपर देख लिया, ठीक है। फिर आपने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देख ली बढ़िया तरीके से कि उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को कंप्लीट किया था। आपने इसके अलावा फिर नोटिफिकेशन पढ़ लिए, आपने पोस्ट डिटेल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि भाई जो जो भी मैं पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ उसमें क्या क्या काम होता है, क्या है इसकी डिटेलिंग पूरी, वो आपने सब कर ली। अब इसके बाद में आती है चीज़ें बुक्स की, कि आपको बुक्स कौन सी देखनी है, क्लासेस कहाँ से करनी है, क्या मुझे पेड क्लास लेना भी चाहिए या फिर मैं वाईटी से काम चला सकता हूँ अपना, है ना, या फिर मेरा सेल्फ स्टडी वाला काम मेरे लिए काम कर जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों बाद में आती है ना, ये चीज़ें आपकी बाद में आएगी, है ना। अब इसमें भी क्या करना है आपको, इन सब का बढ़िया एनालिसिस करो अच्छे से, है ना। तो मतलब ये सारा का सारा पार्ट आप ये बोल सकते हो कि ये सब पार्ट क्या है, रिसर्च वर्क एक तरह से, है ना। अगर आप फ्रेशर हो एक तरह से, आपको नहीं पता, लेकिन अभी इंटरनेट से इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रखी है कि आप कुछ भी सर्च करोगे यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको आंसर मिलते हैं उसके, आपको आंसर मिलते हैं। तो ये रिसर्च वर्क जो है ना ये सबसे पहले कर लो, राइट। अब जैसे पता चला कि आप लोग बुक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता, कोई जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए आपने प्लानिंग बना ली, ठीक है, तो अब दूसरों से मत पूछो। पता चला कि बाहर जाके पूछ रहे हो सर इसके लिए कौन सी बुक ले लूँ मैं, आप लोग रिसर्च किए हो ना, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और जो आप इंटरेस्ट की बुक लोगे उस सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें फिर आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे उसके अंदर, है ना। चाहे आप लोग क्लासेस वाली बात अगर कर दोगे तो दोस्तों या तो पेड बैच आप ले सकते हो कि आप वो उसमें आपको हर चीज़ कराई जाती है, या फिर आप वाईटी जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, राइट, ठीक है। और या मतलब जैसे वाईटी पेड बेच अगर कर रहे हो तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी, वाईटी भी कर रहे हो तो भी आपको सारी चीज़ें मिल सकती है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसके अंदर, है ना। और उसके अलावा बात आती है दोस्तों सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम क्या रहेगा, रिसर्च वर्क रहेगा। अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ठीक है, मुझे अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ठीक है। मान के चलो कि आप लोग यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन बढ़ाना चाहते हो आगे, आपको लग रहा है कि सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, मैं वहाँ से कर लूँगा। तो दोस्तों यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें भी क्या करना है कि सिलेक्शन कर लेना है, लिमिटेड चीज़ें रखनी है आप लोगों को, क्या करना है, लिमिटेड चीज़ें रखनी है। कोई बोलता है कि वो वाला यूट्यूब चैनल अच्छा है या फिर वो वाला यूट्यूब चैनल अच्छा है, आप सबकी मत सुनो ना, आपके पास इंटरनेट है, आप सब जानते हो, यूट्यूब पर सर्च करो, जो भी फैकल्टी जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रही है उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ पा रही कि नहीं बैठ पा रही, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सामने वाली फैकल्टी कितना ही अच्छा है,
कि ठीक है कुछ भी हो वो, लेकिन अगर वो आपको समझा नहीं पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो जहां से आपको समझ में आ रहा है वहां से आप अपनी प्रिपरेशन आराम से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों ये कि आपको अगर पेड बैच के बारे में अगर लेना है कि सर मुझे पेड बैच लेना है, तो किसी की भी मत सुनो। कोई बोलते हैं कि हमारा पेड बैच बेस्ट है, इनका पेड बैच बहुत अच्छा है, ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा आप खुद रिसर्च करो उसके बारे में, है ना। रिसर्च करने के बाद भी चीजें आपको लेनी है ना। देख बोलते हैं ना, देख परख के लेने वाली बात हो जाएगी। तो देख परख के आपको किसी पेड बैच में एनरोलमेंट करना है ना। वाईटी से करना है तो वो एक अलग फील्ड हो गई। आपको लग रहा है कि सर मुझे पेड बैच मिल जाए, सारी चीजें एक साथ सीक्वेंस में मिल जाएगी, मैं उसी से प्रिपरेशन अपनी करूंगा, दैट्स इट। तो उसमें भी रिसर्च करो, उसके बाद में फिर उसको ले लो आप प्रोग्राम से, है ना। उसके बाद में फिर क्या कर देना है, उसके बाद में क्या कर देना है, अगर आप लोग बुक्स को लेकर भी अगर कंफ्यूजन में हो, है ना, बुक्स को या फिर पीडीएफ नोट्स वगैरह को, तो बुक्स और पीडीएफ को लिमिटेड रखना। थोड़ा सा खुद से ही रिसर्च करके आप लोग चीज़ों को सिलेक्ट करिएगा, राइट, ठीक है। दूसरों का सुनना ज़रूर है, फिर जो उन्होंने बोला है उस पर थोड़ा सा गौर करो, देखो परखो खुद से, और उसके बाद में कुछ सिलेक्टेड बुक्स, कुछ सिलेक्टेड पीडीएफ नोट्स, उससे अपना काम चल जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में क्या करना दोस्तों, ये सारा काम तो हो गया। अब इसके बाद में फिर क्या होता है कि इसके बाद में मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी। इसके बाद में मैटर क्या करती है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। हर बार कई सारे लोग बोल चुके हैं कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। तो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि हफ्ते 10 दिन हम लोगों ने किया उसके बाद में फिर डिसकंटिन्यू हो गया, नहीं, आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे जिस तरह से काम करते चलोगे ना, आपका जो ग्राफ है वो बढ़ता रहेगा आगे तक, है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है। शुरुआत धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है उसको रिजल्ट मिलते हैं, है ना। और जो बच्चा बीच में जाके डिसकंटिन्यू कर देगा उसको तो फिर कुछ हो नहीं सकता उसका, ठीक है। तो ये सारी चीज बातें आपको क्लियर होगी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, ठीक है। आप हमेशा एक कदम आगे बढ़ने के बारे में सोचना, ठीक है। बोलते ना कि आप ये मतलब जो बड़ा गोल है, तो बड़ा गोल को पाने के लिए आप छोटे छोटे गोल में उसको डिवाइड कर सकते हो। स्मॉल टारगेट फिक्स करते चलो और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। कंसिस्टेंट तो रहना है, कंसिस्टेंट के साथ साथ आप स्मॉल टारगेट्स फिक्स कर सकते हो, छोटे छोटे टारगेट बना बना के आप आगे बढ़ सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलोगे, गोल तक जरूर से पहुंच जाओगे, है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतनी बातें आपके साथ शेयर करना थी आज, इतनी ही बातें आपके साथ शेयर करना थी, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आज का, राइट। तो जिस भी किसी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने वाले हो, कर दीजिए। अगर आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाह रहे हो दोस्तों, तो अड्डा 24/7 के साथ आप किसी भी पेड बैच में एनरोलमेंट ले सकते हो। एक छोटा सा रेफरल कोड होता है जो कि है Y710। इसको यूज करके किसी पेड बैच में आप एनरोलमेंट करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहले रिसर्च करो अपनी अच्छे से, और उसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।